नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में जिसमें हम लोग चर्चा करते हैं इस्टेब्लिशमेंट रूल्स के बारे में। तो आज का हम लोगों का टॉपिक रहेगा MACP मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम। इस स्कीम में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, लगभग सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर किया गया है और मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा भी कोई इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, या तो कुछ थोड़ा बहुत घुमा फिरा के ही बनाए जा सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और क्वेश्चन जनरली एग्ज़ाम में इजी ही आते हैं ऑब्जेक्टिव में, बस उनको थोड़ा सा समझना और उनके ऑब्जेक्टिव्स को समझ के आंसर देना होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो MACP जो कि 1/9/2008 से स्टार्ट हुई थी, तो उसका MACP का फुल फॉर्म पूछा गया है MACP मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाता है सिस्टम। तो पहला रहेगा स्कीम मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर स्कीम। दूसरा ये है कि छठे वेतन आयोग से ये इंट्रोड्यूस की गई थी। तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा इसमें कि ये किस श्रेणी के रेलवे कर्मचारियों पर शामिल नहीं है, मतलब उन लोगों पर लागू नहीं होती है। तो ये जो दोस्तों रेलवे एम्प्लॉय जो ग्रुप ए ऑर्गेनाइज्ड सर्विस के थ्रू जो आते हैं उन पर ये स्कीम नहीं लागू होती। जो UPSC के थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ग्रुप ए सर्विसेज में आते हैं उन पर ये MACP की स्कीम लागू नहीं होती है। MACP के तहत कितने मतलब प्रोग्रेशन मिल सकते हैं, अपग्रेडेशन मिल सकते हैं, तो 3 मिलते हैं, जो कि 10, 20 और 30 साल की कंटिन्यूस सर्विस या क्वालिफाइंग सर्विस बोला जाए उसको देखते हुए दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं कि क्या MACP में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो लोग काम करते हैं वो उन पर लागू होगी। तो इसका आंसर रहेगा नहीं। और MACP को जो निर्धारित करने के लिए या मंजूर करने के लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जाती है, जिसमें कि 3 अधिकारी होते हैं। ठीक है, तो ये 3 अधिकारियों की एक कमेटी बनाई जाती है जो कि ये डिसाइड करती है कि इसका MACP देना है, और कमेटी के द्वारा ये फाइनल किया जाता है। तो MACP मंजूर करने के लिए स्क्रीनिंग करने के लिए समय अनुसूची क्या दी हुई है। तो MACP दोस्तों जनरली एक साल में 2 बार उसके ऊपर मतलब कमेटी बैठाई जानी चाहिए, मतलब निकालना चाहिए किसको MACP मिलना है। तो फर्स्ट वीक जनवरी और फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, जिसमें कि हम लोग जो जनवरी में रहेगा उसमें अप्रैल से लेके अगले 6 महीने तक के लिए, मतलब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक, आई थिंक 6 महीने जहाँ तक होंगे वहाँ तक के पीरियड में जो लोग MACP में आने वाले हैं उन लोगों के ऊपर मतलब उन लोगों का डिसीजन लिया जाता है। और फर्स्ट वीक जुलाई में जो होता है वो अक्टूबर से लेके अप्रैल तक का, इस तरह से 6 महीने का उनका एक पीरियड डिसाइड किया गया है, जिसके ऊपर ये जो स्क्रीनिंग कमेटी बनती है वो डिसीजन लेती है कि किसको MACP देना है। MACP योजना की तिथि से संचालित की गई, जैसा मैंने पहले बताया है कि 1/9/2008 से जब छठवां पे कमीशन आया था तब से लागू है। और इसमें दिया हुआ है नंबर 11 में कि क्या यदि कनिष्ठ कर्मचारी जो है को MACP मिलने के कारण जो सीनियर कर्मचारी उसको अगर कम पेमेंट है उसकी और जूनियर की ज़्यादा है, तो क्या स्टेपिंग अप दिया जा सकता है। तो दोस्तों इसमें नहीं दिया जा सकता अगर उसको MACP के द्वारा बेनिफिट मिला है। MACP का इसका मतलब ये हो गया है दोस्तों कि अगर कोई जूनियर एम्प्लॉई है, चाहे वो उससे 4 महीना जूनियर हो या 3 महीने या 2 महीने जो भी हो, जूनियर एम्प्लॉई है, अगर उसको MACP मिलने के कारण कुछ ऐसी कंडीशन बनती है कि उसको MACP मिलने के कारण उसका वेतन जो है उससे जो सीनियर व्यक्ति अगर उससे ज़्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन में पहले क्या होता था कि अगर ऐसा किसी के साथ भी होता था तो जो सीनियर एम्प्लॉई है वो स्टेपिंग अप का बेनिफिट लेने के लिए अप्लाई कर सकता था, क्लेम कर सकता था, और उसको स्टेपिंग अप का बेनिफिट मिलता था। मतलब सीनियर एम्प्लॉई की पेमेंट भी जूनियर एम्प्लॉई के इक्वल की जाती थी। लेकिन इसमें जो MACP के कारण अगर उसको बेनिफिट मिल रहा है तो उस कंडीशन में सीनियर एम्प्लॉई उसके लिए क्लेम नहीं कर सकता है। तो ये इसका आंसर रहेगा, नहीं कर सकता है वो। 12 में देख लेते हैं क्या MACP के तहत वेतन निर्धारण लागू होता है। तो जी हाँ, वेतन निर्धारण लागू होता है, मतलब पे फिक्सेशन किया जाता है। अगर आपको MACP मिला है तो आप एक ऑप्शन दे सकते हैं, आपको अपना पे फिक्सेशन कब से कराना है, नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट से कराना है या फिर जो डेट ऑफ प्रमोशन से कराना है। आप यू आर एलिजिबल फॉर गिविंग द ऑप्शन एंड अकॉर्डिंग टू द योर फिक्सेशन विल बी फिक्स्ड। और इसमें 13 नंबर देख लेते हैं क्या MACP के तहत वेतन वृद्धि लागू होती है, वेदर इंक्रीमेंट बेनिफिट इज एप्लीकेबल अंडर MACP। तो जी हाँ, MACP के द्वारा वेतन वृद्धि लागू इम्प्लीमेंट होती है, वेतन वृद्धि मिलती है। कर्मचारी को MACP मिलने के बाद उसी ग्रेड के लेवल में आगे नियमित पदोन्नति होने पर
क्या कर्मचारी को वेतन निर्धारण का लाभ होता है? तो जी हाँ, नहीं होता है दोस्तों। अगर आप एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आप 2800 के ग्रेड पे में काम कर रहे हैं और अगर आपको एमएससीपी मिला है और आप 4200 का फ़ायदा ले रहे हैं और आपका जो ये तो आपको एमएससीपी के तहत मिल गया, और अगर सेम अगर उसी 42 में आपका रेगुलर प्रमोशन अगर होता है तो उस कंडीशन में आपको कोई भी बेनिफिट, जब आप रेगुलर प्रमोट होंगे तो आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको जो एमएससीपी पे जो वेतन फिक्स हुआ है वही रहेगा। हाँ, अगर एक कंडीशन ऐसी होती है कि अगर आप 2400 में काम कर रहे हैं, आपको एमएससीपी मिलके अगर 28 होता है और बाद में अगर आपका रेगुलर प्रमोशन जो कि 2800 ग्रेड में नहीं है, जो सीधे 4200 के ग्रेड में है, और अगर आप 4200 के ग्रेड में जाते हैं तो आपका जो बेसिक फिक्स किया गया था वो 42 मतलब ML6 के हिसाब से उसे फिक्स कर दिया जाएगा जब आप आपका रेगुलर प्रमोशन होगा। उस कंडीशन में आपको ऑप्शन देना या पे फिक्स कराने का चॉइस नहीं रहेगी। सिर्फ आपका जो है बेसिक रहेगा उसको ML6 का जो सेल भी आएगा उसमें फिक्स कर दिया जाएगा, मतलब इंक्रीमेंट नहीं दिया जाएगा। ठीक है। और कर्मचारी 15 नंबर लिखते हैं, कर्मचारी को एमएससीपी मिलने के बाद अगले ग्रेड के लेवल में नियमित पदोन्नति होने पर कर्मचारी को वेतन निर्धारण का लाभ होता है? तो नहीं होता, जो मैंने आपको पहले बताया। अब देख लेते हैं कि क्या पदानुक्रम में एक ही ग्रेड पे लेवल में पद अर्जित करने में पदोन्नति के एमएससीपी के उद्देश्य को पदोन्नति के रूप में गिना जाएगा। अब इसमें दिया हुआ है कि वेदर प्रमोशन अर्न इन अ पोस्ट कैरिंग सेम ग्रेड पे in promotional hierarchy shall be count as promotion for the purpose of MACP or otherwise। तो यहाँ उसको काउंट किया जाता है MACP के लिए अगर सेम ग्रेड में उसका प्रमोशन होता है तो। whether promotion earned in a post carrying same grade पे in promotional hierarchy shall be count for promotion purpose of MACP। नियमित नियुक्ति से पहले एडहॉक आधार पर की गई सेवा को MACP के लिए गिना जाएगा या नहीं? नियमित नियुक्ति जब तक मतलब रेगुलर प्रमोशन जो होता है उसके आधार पर सर्विस रेंडर्ड एंड एडहॉक बेसिस बिफोर रेगुलर अपॉइंटमेंट शुड बी कंसिडर फॉर एमएससीपी और नॉट, तो उसे नहीं काउंट किया जाएगा एमएससीपी के लिए, नहीं गिना जाएगा। 18 नंबर देख लेते हैं कि नियमित नियुक्त करने से पहले होने वाले प्रशिक्षण पर कालावधि में एमएससीपी को गिना जाएगा या नहीं जाएगा। मतलब प्री अपॉइंटमेंट ट्रेनिंग पीरियड टू बी कंसिडर फॉर ग्रांट ऑफ एमएससीपी और नॉट, तो नहीं गिना जाएगा। अपॉइंटमेंट से पहले जो ट्रेनिंग होती है उसको एमएससीपी के लिए नहीं गिना जाता है। मतलब आप जब अपॉइंटमेंट होंगे रेगुलर तभी जब आपको। 19 नंबर दिया हुआ है कि मतलब पास्ट कंटिन्यू सर्विस इन अनदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पोस्ट कैरिंग सेम ग्रेड पे प्रियर टू अपॉइंटमेंट इन द डिपार्टमेंट गवर्नमेंट विदाउट ब्रेक इज टू बी कंसिडर फॉर एमएससीपी किया जाता है। अगर आप किसी और गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे थे और वहाँ से आप विदाउट ब्रेक अगर कहीं और किसी गवर्नमेंट जॉब में आते हैं और सेम ग्रेड पे अगर रहता है तो उस पीरियड को एमएससीपी के लिए काउंट किया जाएगा। क्या एमएससीपी के अंतर्गत अगला वेतनमान का ग्रेड पर लाभ लेने के लिए कर्मचारी को पदनाम और वर्गीकरण में बदलाव होगा? तो नहीं होता है। उसके पदनाम में कोई वर्गीकरण नहीं होता, क्लासिफिकेशन में कोई बदलाव नहीं होता, सिर्फ उसको टीए का बेनिफिट मिलता है, पास का इंटाइटलमेंट का बेनिफिट मिलता है, लेकिन नंबर ऑफ पासेज नहीं मिलते। एमएससीपी के लाभ हेतु पात्रता के लिए बेंचमार्क क्या है? तो एमएससीपी के लिए अगर मान लो 25 जुलाई 2016 से पूर्व अगर वो कर्मचारी है और उसके एरिया उस पीरियड के लिए अगर उसका एपीआर देखना है तो उसमें गुड रहेगा तो चलेगा, लेकिन 25 जुलाई 2016 के बाद से बेंचमार्क एपीआर में ग्रेडिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, अगर आज की डेट में देखा जाए तो जो है वेरी गुड होना चाहिए। अगर 25 जुलाई 2016 से पहले का अगर कोई केस है तो उसमें गुड भी चल जाएगा। अब देख लेते हैं क्या एमएससीपी के लाभ हेतु रोस्टर अथवा वरीयता विचाराधीन रहेगी? तो नहीं रहेगी। एमएससीपी के लिए कोई वरीयता नहीं रहती है, एमएससीपी सभी को साथ ही दिया जाएगा। यदि कर्मचारी किसी पद में होने वाली पदोन्नति के लिए इनकार करता है, जी हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, तो क्या उस पद पर ग्रेड पे एमएससीपी के अंतर्गत अनुज्ञेय होगा? इसके इंग्लिश में देखते हैं कि इफ एम्प्लॉय हैज़ गिवन रिफ्यूजल टू रेगुलर प्रमोशन टू पोस्ट कैरिंग अ सर्टेन ग्रेड पे वेदर द सेम कैन बी ग्रांटेड इन एमएससीपी, तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों नो। अगर मान लो किसी एम्प्लॉय ने किसी रेगुलर प्रमोशन के लिए अपना रिफ्यूजल दिया है और उस कंडीशन में अगर मान लो उसको 10 साल उसी ग्रेड पे काम करते हो जाता है
तो उसको जो है एमएससीपी का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, चाहे वो सेम ग्रेड पे ही प्रमोशन क्यों ना हो। यदि कर्मचारी को एमएससीपी के अंतर्गत अगला ग्रेड पे दिए जाने पर कर्मचारी उसी ग्रेड पर लेवल क्या यदि कर्मचारी को एमएससीपी के अंतर्गत अगला ग्रेड पे दिए जाने पर कर्मचारी उसी ग्रेड पे पे लेवल की पदोन्नति के लिए इनकार करता है तो क्या एमएससीपी अंतर्गत लाभ वापस लिया जाएगा। थोड़ा इंग्लिश में इसको समझते हैं। इफ एम्प्लॉय गेट अ ग्रेड पे इन एमएससीपी फर्स्ट एंड देन रिफ्यूज टू रेगुलर प्रमोशन शुड द एमएससीपी बी ड्रॉन। मतलब ये कहने का मतलब हो गया है कि अगर मान लो एम्प्लॉय को ग्रेड एमएससीपी के द्वारा उसको जो है ग्रेड पे मिल गया है 2800 से 4200 और उसके बाद उसका रेगुलर प्रमोशन आता है 42 के ही ग्रेड में, लेकिन उसका वो रेगुलर प्रमोशन होता है, और अगर उसको वो रिफ्यूज़ करता है तो क्या उसका एमएससीपी बैक किया जाएगा या विड्रॉ किया जाएगा। तो नहीं किया जाएगा, जो उसे एमएससीपी बेनिफिट मिल गया वो उसका रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। क्या पदोन्नति से अंतिम पदोन्नति से 10 साल पूर्ण होने पर एमएससीपी के अंतर्गत अगला ग्रेड पे दे है। हाँ, कुल 3 वित्तीय अपग्रेड, जो भी टोटल 3 वित्तीय अपग्रेडेशन उसको मिलना चाहिए, जो कि दे रहेगा। मेडिकल सेवारत कर्मचारी अधिकारियों के लिए एमएससीपी के लिए योजना का नाम क्या है। जो मेडिकल से कर्मचारी हैं, मतलब मेडिकल लाइन में, तो डायनामिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम, उनके लिए एमएससीपी नहीं होके डीएसीपीएस रहेगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहाँ पर भी लोग एमएससीपी अगर कर देंगे तो गलत हो जाएगा। क्या एमएससीपी के लाभ हेतु कर्मचारी की कैजुअल लेबर के रूप में की गई अस्थायी से सेवा गिनती ली जा सकती है। तो अस्थायी सेवा का 50% अवधि, तो हाँ, जो वेदर फुल पीरियड ऑफ टेम्परेरी स्टेटस कैजुअल सर्विस टू बी काउंट फॉर द एमएससीपी, 50% ऑफ जो टेम्परेरी सर्विस रहेगा उसको जो है एमएससीपी के निर्धारण के लिए उसे काउंट किया जाएगा। मतलब क्वालिफाइंग सर्विस हो जाती है वो 50%, इसलिए उसको इसके लिए भी कैलकुलेट किया जाता है। क्या एमएससीपी का लाभ देने के लिए कर्मचारी की सब्सटीट्यूट रूप से की गई गिनती की जाती है। तो हाँ, मतलब 100% जो सब्सटीट्यूट के जो सर्विस रहेगी उसको 100% एमएससीपी के लिए काउंट किया जाता है। 29 नंबर देख लेते हैं कि क्या 3 पदोन्नति प्राप्त करने के पश्चात 10 साल पूर्ण करने पर कर्मचारी को एमएससीपी का लाभ अनुज्ञेय है। तो इसका आंसर रहेगा नहीं मिलेगा, 3 पदोन्नति उसकी हो गई है। एलडीसी और जीडीसी कोटा के अंतर्गत कोटा में मिली हुई पदोन्नति में एमएससीपी का लाभ मिलने हेतु पदोन्नति मानी जाएगी। प्रमोशन कोटा, तो प्रमोशन अगेंस्ट विच कोटा अंडर एलडीसी और जीडीसी इज काउंट फॉर प्रमोशन फॉर ग्रांट ऑफ एमएससीपी। तो जो प्रमोशन कोटा होता है उसको, मतलब उसमें पदोन्नति में माना जाएगा, एलडीसी को नहीं माना जाएगा। एमएससीपी का लाभ मिलने हेतु पदोन्नति मानी जाती, जो प्रमोशन कोटा के टेस्ट में जो आती है उसे मानी जाती है। एलडीसी जीडीसी के अंतर्गत कौन से कोटा में मिली हुई पदोन्नति एमएससीपी का लाभ मिलने के हेतु पदोन्नति नहीं मानी जाती। जो रिक्रूटमेंट कोटा, प्रमोशनल अगेंस्ट विच कोटा अंडर एलडीसी जीडीसी इज नॉट काउंट एज प्रमोशन फॉर ग्रांट ऑफ एमएससीपी। तो रिक्रूटमेंट जो कोटा होता है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा, उसमें पदोन्नति नहीं दी जाती। लेवल 18 और लेवल 1 में नियुक्त कर्मचारी को एमएससीपी के अंतर्गत कौन से ग्रेड पे लेवल दे हैं। पहला एमएससीपी 1900, दूसरा एमएससीपी 2000, तीसरा एमएससीपी रहेगा 2400। ये एमएससीपी दी हो लेवल 1 वाले के लिए। अब दिया हुआ है कि 1900 में ग्रेड पे में लेवल 2 में नियुक्त कर्मचारी को एमएससीपी के अंतर्गत कौन से वेतन लाभ रहेंगे। 2000, 2400 और 2800, जस्ट 3 जो हायरार्की में दिए रहेंगे वो जस्ट 3 मिलेंगे। उसके बाद में 2800 में लेवल में 5 में नियुक्त कर्मचारी को कौन से रहेंगे। तो 2800 के बाद में आता है 4200, 4200 के बाद में 4600। तो थर्ड एमएससीपी हो जाएगा उनका 4800 ग्रेड पे। अब इसमें दिया हुआ लेवल 6 वाले के लिए, तो लेवल 6 के लिए 48, 46 में तो लेवल 7 में आता ही है वो। उसके बाद 48, 54 और अगला भी 54 ही रहेगा, लेकिन उसमें एमएससीपी मिलेगा, लेकिन उसका जो है ग्रेड रहेगा 54 ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं होता। नर्सिंग कैडर के 3 एमएससीपी स्वरूप अधिकतम कौन सा वेतन दे है। नर्सिंग वाले के लिए 6600 तक दे है उसको एमएससीपी के। एमएससीपी प्रदान करने के लिए आवश्यक सुधारित बेंचमार्क क्या है। जो भी एपीआर सीआर में जो वेरी गुड ही अभी के समय रहेगा। और एमएससीपी प्रदान करने का आवश्यक सुधारित बेंचमार्क कब से लागू किया है। तो ये 26 जुलाई 2016 के बाद से ये लागू किया है।
उससे पहले गुड रहता था तो भी चलता था। तो यहाँ पर एमएससीपी के लगभग 39 क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश होते हैं, और आई थिंक कि एमएससीपी लगभग कवर हो गया है। बाकी तो जितना पढ़ेंगे उतना ही कम रहेगा। अगर आप इस चैप्टर को पूरी तरह से ढंग से पढ़ेंगे तब आपको एमएससीपी के बारे में समझ में आ पाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में हम लोग कुछ और टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। इसी तरह पढ़ते रहिए और एक दूसरे से नॉलेज शेयर करते रहिए। नॉलेज शेयर करने से नॉलेज बढ़ता ही है, कम नहीं होता। ओके, बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।